पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपकी मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों के आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कई ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेंगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है, और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में आज डीडी उर्दू लेकर आया है एक नया शो, हौसलों की उड़ान। मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान, और आज इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने ख़ुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है। पद्मश्री दीपा मलिक जी। मोहब्बत करना हो तो कोई खुद से करे, और अगर कोई कमी हो तो उसे खुद दूर करने की कोशिश करो। असल में जिंदगी का असली फलसफा यही है। ये सारी बातें दीपा मलिक की जिंदगी से सीखी जा सकती है। दीपा मलिक वो खातून है जिन्हें हुकूमत हिंद ने न जाने कितने इनामात और एजाजात से नवाजा है। मुल्क की खेल रत्न और पद्मश्री दीपा ने अपने पैरा ओलंपिक में करियर की शुरुआत उम्र के उस स्टेज से शुरू किया जिस उम्र में लोग रिटायर होकर घर बैठ जाया करते हैं, और साथ में वो माजूर हो तो तसव्वुर भी बेमानी है। 46 साल की उम्र तक में 3 बड़ी सर्जरीज और 133 टांकों के साथ जिंदगी को न सिर्फ एंजॉय कर रही हैं, बल्कि कामयाबी की नई और हैरत अंगेज इबारत लिख रही हैं। दीपा के पैरों में कमजोरी के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनके स्पाइनल कोड में ट्यूमर है। उसके बाद एक एक कर दीपा के 3 ऑपरेशंस हुए, लेकिन दीपा की कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया और वो अपने कदमों पर खड़ी होने से महरूम हो गई। इन सब के बावजूद दीपा की जिंदगी ना रुकी ना ही थमी, बल्कि और रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका नतीजा है कि दीपा इतनी मुश्किल तर हालात और परेशानियों के बावजूद मुआशरे की नज़ीर साबित हुई है। दीपा जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी, हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ हैं। हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं और जाहिर सी बात है बहुत लोगों ने देखे हैं, जिसमें आप बहुत ही क्लियर, कॉन्फिडेंट और जिन्हें कहते हैं ना कि एक बहुत ही खुश मिजाज शख्सियत नज़र आती हैं। तो आप अपने बारे में ज़रा बताएं, क्या आप हमेशा से इस तरह की थी? अपने बचपन की तरफ ज़रा हमें ले जाएं। मुझे लगता है कि बचपन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि जिस तरीके से आपका पर्सनालिटी को ढाला जाता है, जिस तरीके से आपको बचपन में बड़ा किया जाता है, तो जो आपके पहले गुरु हैं, आपके माँ बाप, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने कभी मुझे ऐसे दबाने की या किसी सांचे में ढालने की एटलीस्ट बचपन में कोशिश नहीं करी। ये बात अगर मैं कहूँ कि मैं जब टीन एजेस में आई, मैं 16, 17, 18 साल की हुई, तब ज़रूर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, लड़कियों की तरह बिहेव करो, तुम मोटरसाइकिलें क्यों चला रही हो, या बहुत ज़्यादा लड़कों से बात ना करो। तो कहीं एक फ़िक्रमंद माँ बाप मुझे नज़र आए, जो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी था, क्योंकि बचपन के माँ बाप और टीनेजर्स के माँ बाप में बहुत बड़ा फ़र्क था। लेकिन जब बचपन की बात करूँ तो हाँ, बहुत पापा आर्मी में थे और बहुत सारी पोस्टिंग्स जगह जगह हम घूमा करते थे। मेरे बड़े भाई हैं मेरे से लगभग 1.5 साल बड़े, तो ऐसे ही होता था मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, भाई के कपड़े छोटे हो गए तो मुझे मिल जाते थे, तो मुझे कपड़े भी लड़कों वाले मिल जाते थे, खिलौने भी उसी के मैं पकड़ लेती थी।
तो थोड़ा लड़कों जैसी ज़्यादा जी थी। जी और लड़कों जैसी ज़्यादा थी, ये कहना भी एक स्टीरियोटाइप होगा, क्योंकि ये कह दिया जाता है कि क्रिकेट खेलना चाह रही है या बॉल खेलना चाह रही है या साइकिल चलाना चाह रही है तो लड़कों जैसी है। जी लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में कभी कोई ऐसा जेंडर प्रेशर में नहीं डाला, और यही कारण भी था कि मेरी बचपन की बीमारी उभर कर भी जल्दी आई, क्योंकि जब ये कहना जाने लगा कि दीपा अब लड़कियों सा बिहेव करती है, दीपा घर में बैठ के गुड़ियों से खेलती है, तो मेरे पिता को शक हुआ कि नहीं, मेरी बेटी तो क्रिकेट बैट और फुटबॉल और अपने भाई से साइकिल छीनने वाली लड़की है, जिसे रोज शाम को हम पकड़ पकड़ के घर लाते थे। 5-6 साल वर्ष की बात करें, तब पता लगा कि मेरे पैरों में कमज़ोरी आनी शुरू हुई है, और उसका काफ़ी लंबा इलाज चला, और मैं बिल्कुल चलने में असमर्थ हो गई, और पापा को कई हॉस्पिटलों में मुझे ले जाना पड़ा। फाइनली मेडिकल ग्राउंड पोस्टिंग भी लेनी पड़ी, और फिर पुणे कमांड हॉस्पिटल में एक लंबा सफ़र बीमारी का, और बीमारी का ही नहीं, लोगों की सोच का। एक 6-6.5 साल की बच्ची को समझ आने लगा कि एक अपंग लड़की को, खासकर लड़की को, समाज कैसे देखता है और उसके माँ बाप को क्या क्या सुनना पड़ता है। जी तो कुछ ऐसा बचपन था, लेकिन उस मानसिकता से भी निकलकर उस बीमारी में होते हुए भी माता पिता ने एक खुश माहौल बनाने की कोशिश करी, और वो शायद मेरी पर्सनालिटी की नींव बन गया। जी, बिल्कुल। क्योंकि सबसे नाजुक समय, सबसे उदास समय, सबसे चिंता का समय कि एक बेटी इतनी बीमार है कि जिसका इलाज ही नहीं मिल रहा है, 2 साल से वो चली नहीं है, और माता पिता एक भाई को लेकर अस्पताल के धक्के खा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन वो फिर भी उन 2 सालों में जी मेरी जो यादें हैं वो बड़ी खुश यादें हैं। बोर्ड गेम्स खेलना, कहानियाँ सुनना, जी जी मम्मी का टिफ़िन पैक करके ले आना, और कभी भी कोई ताना मारता था तो पलट के मेरी माँ कहती थी, नहीं नहीं, मुझे तो साइकिलिंग करने को मिल जाती है, मेरा तो काम सुबह 8 बजे ही ख़त्म हो जाता है, लेडीज़ पूरा दिन खाने बनाती रहती है, मैं तो सुबह ही खाना वाना बना के अस्पताल आ जाती हूँ। जी तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जी तो नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे बना के रखना है, शायद उसकी नींव उस बीमारी में, उस बचपन में और उस अस्पताल में रखी गई। थैंक यू। आप बिल्कुल हमारे लिए एक मिसाल की तरह है, जो अगर कोई ये कहे कि किसी आजमाइश को अगर नेमत की सूरत देना हो तो कोई दीपा मलिक जी को देख ले। ओ बाप रे, तो बहुत इससे, खूबसूरत बात कही आपने। ज़्यादा और क्या मेरी मिसाल माँ है। ज़रूर ये सुन के बहुत खुश होंगी। जी इसी हवाले से, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बचपन की तरफ जा रहे जी। हैं, तो आपको क्या लगता है कि तरबियत का कितना जो है एक अहम जो है किरदार रहता है किसी भी बच्चे की? आप कहते हैं, जो आज हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जी। लोग सेशंस ले रहे हैं, जी। इंस्टेड कि हम सेशंस ले, तरबियत अगर बुनियाद बच्चे की पहले से ही अच्छी रखी जाए, आपको नहीं लगता कि ये हर एक क्षेत्र में जो है उसको आगे बढ़ने में मदद करेंगी? इस तरफ आपका क्या? मेरा बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि माँ बाप की एक ड्यूटी बन जाती है, सिखाना ही नहीं ड्यूटी है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है, या और ये ज़रूर खाली मेरे अंदर ही नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं जी वो फ़ौज में आज ब्रिगेडियर हैं, और जिस वर्ष मेरे पिता का निधन हुआ था जी 2018 में, तो हमने उनसे पूछा था कि पापा आप जा रहे हैं, क्योंकि कैंसर हुआ उन्हें और वो धीरे धीरे, तो हमने कहा कि कोई शिकायत, कोई कमी, कोई हमसे गलती, आप क्या कहना चाहेंगे? तो पिता ने ये कहा कि जिस पिता के दोनों ही बच्चों को एक ही साल के अंदर राष्ट्रपति का पुरस्कार मिल रहा हो, तो वो पिता खुश ही है। तो इसका मतलब कुछ वैल्यूज़ मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे से बचपन में हम दोनों में डाली थी। जी वो भी बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार,
बहुत ही योगदान देने वाले एक अफसर के रूप में उन्होंने अपनी खिदमत दी है अपने देश को, अभी भी दे रहे हैं जी। और सेना मेडल प्राप्त हुआ और मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ एक ही वर्ष में। अब बात आती है बचपन में, जो आपने कहा जी। जो भी चीज़ माँ बाप ने सिखाई वो पहले खुद करी। सही। अगर उन्होंने कहा कि 2 घंटे तुम्हें स्वयं की पढ़ाई करनी है, स्कूल से आकर आपको या सुबह जल्दी उठना है, तो माँ मेरे साथ उठी, जी। हम दोनों के साथ उठी। अपने माता पिता में मैंने ये देखा कि जो भी चीज़ वो हमें सिखाना चाहते थे उस पर खुद अमल करते थे। अगर वो कहते थे सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, तो दोनों सुबह जल्दी उठा करते थे। अगर वो कहते थे कि फ़िटनेस की ओर ध्यान दो, खेलो, तो वो खुद खेलते थे। मेरी मम्मी तो अपने समय में एनसीसी कैडेट रही हैं, महाराजा करणी सिंह की राइफ़ल शूटिंग टीम में रही हैं, खुद भी खिलाड़ी रही हैं और 26 जनवरी की परेड उन्होंने 60 के दशक में लीड करी थी एज अ कमांडर ऑफ द परेड अपने राजस्थान स्टेट में। तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स आप कह लीजिए या थिएटर कह लीजिए, हम मम्मी पापा की दोनों की फ़ोटोज़ देखा करते थे एल्बम में। तो जब वो हमें कहते थे कि आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, तो हमें पता था कि हमारे माँ बाप भी ये करते हैं या करते थे। वो कौन सी उम्र थी जब सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंची कि अब शायद आप पहले की तरह ना चल पाए? बचपन में तो मैं 5-6 साल की थी जब डिटोरिएशन हुआ। 7 साल की उम्र में मेरा ऑपरेशन हुआ जी। और लगभग 9 वर्ष की आयु में मैं दोबारा चलने लगी। हालांकि वो 2 साल भी बहुत सीखने के साल थे, क्योंकि कभी मैं कैलिपर पहन के व्हील चेयर पे बैठ के गर्दन का फ्रेम लगाकर, कभी चेस्ट का फ्रेम लगाकर स्कूल जाया करती थी। बच्चे कभी घबरा जाते थे मुझे देख के, कभी मजाक उड़ा देते थे। तो वो जो एक ताने सुन लेना जी। और फिर उससे उभर लेना, घर में जाके कभी रो लेना, शिकायत करना और फिर दोबारा अगले दिन मम्मी पापा की बातें सुनकर फिर स्कूल आ जाना। कुछ शिक्षक भी अच्छे थे जो मदद करते थे। जी। तो ये जो बचपन में सफ़र रहा कि हर बारी कुछ गलत होता था, मुश्किल होता था, क्योंकि बचपन की बीमारी भी आसान नहीं थी। ढेरों इंजेक्शन लगे रहना, 3-3 हफ्ते आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ते रहना, लंबर पंचर करते थे, स्पाइन फ्लूइड निकालते थे, तो बिल्कुल पूरे शरीर को एक नए बॉर्न बेबी की तरह से गोल करके पीठ में लंबी लंबी सुइयां डाल के बिना बेहोश किए उनको वो लिक्विड निकालना। तो मतलब बहुत परेशानी देखी। फिर वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी गिरी मुझ पे कि सब कुछ आसान हो गया। तो ऐसा कुछ रहा। तो थोड़ा सा वो आ गया था। और दोबारा जब मुझे पता लगा तो उस वक्त मैं 2 बेटियों की माँ थी और बड़ी बेटी अपनी बीमारी से खुद जूझ रही थी, क्योंकि वो 14 महीने की थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के चलते उसका शरीर बाएं साइड से लकवाग्रस्त हुआ था और मैं उसकी बीमारी से, उसकी रिहैबिलिटेशन से, उसके ना चल पाने से, उसके आईक्यू टेस्ट से, उसके हेड के सीटी स्कैन से, उसकी फिजियोथेरेपी से, अभी मैं उसके बचपन से जूझ ही रही थी। और छोटी बिटिया मात्र 3 वर्ष की थी कि मेरे ट्यूमर वापस आए और फिर डॉक्टरों ने ये कह दिया, मात्र लगभग 30 वर्ष की आयु थी मेरी, कि अब जो ट्यूमर आए हैं वो जान भी लेके जा सकते हैं, जिंदे रहे तो कभी चलोगे नहीं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कट जाएगी। तो उस वक्त भी वो कहते हैं ना कि कई फेज से आप निकले। बिल्कुल, बिल्कुल। पहला फेज ये था कि दुआ, बचा लो। बिल्कुल जाहिर सी क्योंकि पति भी कारगिल की लड़ाई में थे उस वक्त, साथ नहीं थे, और तो बस मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। और जब भी मैं कहती मुझे बचा लो तो कोई ना कोई एक समाज की आवाज़ आती थी, बच के क्या करेगी, जिंदा लाश रह जाएगी। जो औरत चल ही नहीं पाएगी, जिसका छाती का निचला हिस्सा चला जाएगा, सुन्न हो जाएगा, बिल्कुल नाकाबिल हो जाएगा, और बाथरूम, पेशाब और मल मूत्र इसकी भी शक्ति चली जाएगी, तो वो औरत फिर जी के क्या करेगी, वो तो फिर जिंदा लाश हो जाएगी।
लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बस दुआ करनी थी कि मुझे ज़िंदा रहना है। शायद अंदर की माँ, बिल्कुल शायद अंदर की माँ की आवाज़ थी कि मुझे अपनी दोनों बेटियां देखनी है। कहीं एक डर भी था कि पति शायद लड़ाई से वापस ना आए तो, जी, समझ क्योंकि वो सकते भी एक हैं। खबरें तो आ ही रही थी लगातार। जी। तो पहला था दुआ, फिर बहादुरी, जी, क्योंकि ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन हो गए, कोमा में चले गए, उससे बाहर आ गए, तो सबने कहा वाह इसमें तो बहुत जीने की इच्छा है। जी, और मैंने कहा नहीं, मैं वो बहादुर फौजी की बीवी हूँ जिसका पति बेशक हो लड़ाई के मैदान में, वो घबराएगी नहीं। अब फिर वो बहादुरी धीरे धीरे परिवर्तित हुई इंतज़ार में, जी। क्योंकि अंदर से कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं चल पड़ूंगी, शायद दोबारा चल पड़ूंगी। और दूसरी तरफ इंतज़ार था पति के लौट के आने का, लेकिन पोस्टिंग उनकी हो नहीं पा रही थी। मैं माँ बाप के साथ जयपुर रह रही थी क्योंकि बैकअप चाहिए था। ओके। और उनकी पोस्टिंग आई भी पीस की तो संसद में फायरिंग हो गई, ओह, और अपराक्रम की वजह से फौजी एक बार दोबारा तैनात हो गए। जी, तो फिर वो इंतज़ार लंबा चला। लंबा चला। फिर लगने लगा कि पति तो वापस ही नहीं आ रहे हैं। फिर समाज के ताने कि छोड़ गए, अभी आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त अपने आप को संभालना सीखा, क्योंकि खुद ही रो लेते थे, खुद ही जी। आंसू पोंछ लेते थे। माँ बाप के आगे भी बहादुरी दिखानी है, सही। और बच्चों के आगे भी बहादुरी बिल्कुल, दिखानी है। बिल्कुल। और पति का कंधा उस वक्त था नहीं। तो फिर उससे मुझे लगता है कि और स्ट्रेंथ आई, जी, क्योंकि आपकी जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जी, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट इमोशनली होते हो तो आप इंतज़ार, जैसे मैंने कहा मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे। और आपने शुरू में एक कविता कही, जी, और मुंडेर की एक बात बिल्कुल। आई, तो मेरी भी एक कविता लिखी हुई थी उन दिनों में, इंतज़ार के लम्हों में, कि मैं और मेरा जीवन जी, जैसे सूनेपन से आलिंगनबद्ध है, और इस सूनेपन से उमड़ते घुमड़ते प्यार रूपी पंछी को मैं दूर कहीं आसमान में अपना अस्तित्व खोजने के लिए उड़ा देना चाहती हूँ। खूबसूरत। लेकिन ये पंछी हर सुबह मेरे ही घर की मुंडेर पे आ बैठता है। कितनी खूबसूरत तो expressions। आपने जब मुंडेर शब्द कहा जी। तो ऐसा लगता था जैसे वो सूनापन बार बार आ रहा है। फिर एक दिन कविता लिखी, कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो है, क्या बात। तय तो करना है तो क्यों न हंसकर, जिंदगी एक सफर ही तो है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। तो कुछ ऐसे ही खुद ही को संभाला, खुद ही को वो किया। जी, और इंतज़ार के बाद फिर आया कि एक्सेप्टेंस। जी, अब उसे हिंदी में स्वीकारना कहते स्वीकार हैं, करना, बिल्कुल। उर्दू में शायद कोई कबूल और, करना। कबूल कर लेना, जी, एक तरीके से कि अब यही सच है, हकीकत है, बिल्कुल। ये हकीकत है, और ये जीवन है, ये शरीर है, ये 2 बच्चे हैं, और वो पति की फौज की नौकरी है। सही। अब इसी को लेके आगे चलना है। दीपा जी, ये भी बताएं कि आप बहुत सारे ममालिक जो है विज़िट कर चुकी हैं, जी। तो बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के आपको क्या लगता है कि इंडिया में अगर हम कहें कि जो एक स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो एक बुनियाद है ना, तो उसमें कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, या जिसे आप कह सकते हैं हम एज अ यूनिट, एज अ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर हम कलेक्टिवली जी, लें, जी। तो क्या इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? ये सवाल अगर आप मुझे 10 साल पहले करती जी। तो मेरे पास ढेरों सजेशन होते। मैं आपको भर भर के कहती ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैं इस बदलाव का हिस्सा रही हूँ, ओके। और मैंने पूरे खेलों को 360 डिग्री बदलते देखा है। बहुत खूबसूरत। एक वो ज़माना था जब कोई फंडिंग नहीं थी, कोई प्रोस्थेटिक्स की बात नहीं करता था, कोई असिस्टिव एड्स की बात नहीं करते थे। जी, फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खुद के, जब उन्होंने अपंग को दिव्यांग कहा, जी, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को स्टार्ट किया, हम्म, और जो हमारे दिव्यांग खेल हैं उनकी पॉलिसीज़ को इंक्लूसिव बनाया। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जी, वो कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें पैरा खेल इंक्लूडेड ना हो। ओके।
आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि पूरे संसार में जी सबसे ज़्यादा कैश अवार्ड ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन पैरा गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या कोई भी ऐसे बड़े खेलों का मेडल जीतने के बाद जो आपको धनराशि मिलती है, जी। वो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा भारत में मिलती है। वाह, ये तो बहुत और हाँ, लेकिन क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है जी और क्योंकि हमारे देश की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जी जाहिर सी बात है कि दिव्यांग पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अगर हम उसको लेके देखें और गांव के हिस्सों में देखें तो क्या हर प्रांत में, हर गांव में, हर तहसील में दिव्यांगों के खेलों के प्रांगण अब सुगम्य हो गए हैं, ओके काफ़ी हो गए हैं। जी, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इसमें कार्य अभी बाकी है। ओके मुझे लगता है कि हर स्टेट की पॉलिसी, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, सही सेंटर ने अपनी मंशा दिखा दी है। जी ऐसी कोई मन की बात नहीं, ऐसा कोई मंच नहीं, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसकी पीठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद न थपथपाई हो। बिल्कुल जब भी पैरा खेलों में हाल ही का जो मन की बात हुई थी, जी। उसमें भी उन्होंने पैरा गेम्स की चर्चा करी और अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होने लगा। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि मैं खिलाड़ी भी रही और पहली महिला खिलाड़ी रही। जी एशियाई पैरा गेम्स एथलेटिक्स का मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप की पहली महिला मेडल, जी पैरालंपिक्स की पहली महिला मेडल, क्या और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुझे पहली महिला प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला और उस लीडरशिप के तहत जी 14 अन्य जी महिलाओं के पैरालंपिक पदक आए। कहाँ तो एक मेरा पहला जी था। बिल्कुल तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय रहा कि मैंने इन खेलों का बदलाव बहुत करीब से देखा। हमारी जनरेशन जिस तरह से आपने कहा कि एक ओवरलोडेड है इंफॉर्मेशन से, तो आपको ये दिखता होगा काफ़ी दफ़ा कि चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, लोग अक्सर इजी सक्सेस की तरफ भागना चाहते हैं। जब आप एक कहते हैं ना कि मुसलसल एक एपिसोड के बाद आप आज इस जगह पे हैं, जी। और जाहिर सी बात है बहुत ही काबिल इज़्ज़त व एहतराम पोजीशन में हैं आप, तो आप ये क्या एक मैसेज जो है नई नस्ल को देना चाहेंगी कि डोंट रन टुवर्ड्स जो है ना क्विक सक्सेस का जो एक लॉजिक है उसकी तरफ? देखिए, शॉर्टकट टू सक्सेस तो कुछ है ही नहीं। जी बहुत मेहनत। आप कोई भी सक्सेस स्टोरी जो जेन्युइनली सक्सेसफुल है, जी उसमें आप देखेंगे कि लगातार निरंतर मेहनत, जी अनथक मेहनत और बहुत सारा सीखना, सही लगातार सीखना, लगातार अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना। एक खेल सीखा, दूसरा सीखा, जी। फिर तीसरा सीखा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है वो सीखा, जी लॉज क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होती हैं वो सीखा, जी। बजट बनाना सीखा। सही मतलब जितना आप सीखेंगे उतना आप जीतेंगे। तो बिल्कुल। मेरी आज की जो नस्ल है या आज की जो पीढ़ी है, उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है सीखने की, सही। आप खूब सीखिए और खूब मेहनत करिए, क्योंकि जो चीज़ आप मेहनत कर कर जी तोड़ प्रयत्न के बाद जी जब हासिल करते हैं उसको हासिल करते हैं ना, उसका मज़ा ही अलग है। बहुत खुशी हुई दीपा जी आपसे बात करके। ये एक बहुत ही जो एक नेचुरल सी एक गुफ्तगू रही आपके साथ, और मेरा ख़्याल है कि जो आवाम है वो आपको सुन के बहुत खुश होंगी, हमेशा की तरह। ये कोई नई बात तो नहीं है। और हमारा दिल तो नहीं करता कि हम सेशन को जो है इस डिस्कशन को ख़त्म करें, लेकिन वक्त की पाबंदी रहती है। और इससे पहले हम ये तो नहीं कहेंगे कि जाते जाते कुछ कहिए, क्योंकि हम जाना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि दोबारा आपसे मुलाकात हो इसके पहले कोई भी ऐसी बात जो आप आवाम तक एक पैगाम की सूरत पहुंचाना चाहे तो। मेरे ख्याल से अपनी कविता के माध्यम से कह दूं। बिल्कुल प्लीज़। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कविता, जी क्योंकि ये मेरे पिता को समर्पित है। उन्होंने मेरा नाम दीपा रखा है। जी तो क्यों रखा होगा उन्होंने मेरा नाम दीपा, और इसके अंदर एक छुपा हुआ मैसेज है सबके लिए जी
कि आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, आग की ज्वाला सा, ज्योति के उजाला सा, दीपा रखा है मैंने नाम तुम्हारा, जीवन के किसी संघर्ष से डर न जाना, दीपा बेटी मेरी तुम सदा, उम्मीद का एक नया दिया जलाना। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दीपा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपकी गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें इस तरह निकल के आई जो बच्चों से लेके बड़ों तक उनका हौसला अफजाई भी करेंगे और उनको एक नया मार्ग, एक नया दिशा ज़रूर देंगी। आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जुस्तजू तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता, ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, हम इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।